हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे एक एशियन सीक्रेट रियलम खुली थी, इसलिए जो भी सेक्ट थे वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे उसे यहाँ पे हासिल करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे एक माउंटेन सेक्ट का पैट्रिया जाता है, जो की हाल ही में यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए सभी लोग उससे डर रहे थे और उसने साफ कह दिया था कि वो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले इस सीक्रेट रियलम को एक्सप्लोर करेगा, जिसके बाद बाकी लोग करेंगे। और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा थी, इसलिए बाकी लोगों को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी। और यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उसके यही बात ऐलान करने के बाद में वहाँ पे और भी कई सारे सेक्ट आते हैं जो ज्यादा पावरफुल थे, जैसे कि गॉड मार्शल होली पैलेस भी यहाँ पे आ गया था। जिसके बाद फॉग शैडो सेक्ट भी यहाँ पे आ गया था। जिसके बाद यहाँ पे एशियन रियलम को अपना कहने वाला डायरेक्टर जस्ट लाइक यूएसए रॉयल एक्सट्रीम सेक्ट आ गया था, जो कि कहता है कि जो कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे अपना हक जताएगा वो हमसे भिड़ जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और कोई पावरफुल बंदा आता है जिसका नाम सूट यानी पेरल कोड था। सॉरी, ये उस जगह से आया है, यानी कि इसके सेक्ट का नाम, और इसका नाम यहाँ पे साउथर्न किंग लीड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। नाम नहीं दिया, दुनिया भर की चीजें बता दी, मूड खराब कर दिया मेरा फालतू की लाने बुलवा के। खैर ये कीड़ा जो भी था वो आगे से यहाँ पे एकदम गुस्से में एकदम गुरूर में कहता है, अच्छा अब इस दो कोड़ी से जगह पे एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर भी है। इसलिए मूविंग माउंटेन सेट का जो यहाँ पे पैट्रियास था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पे हजारों डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर खड़े थे। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है तो वो यहाँ पे टॉप फिगर बन जाएगा, बेसिकली वेस्टलैंड तक। लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्टलैंड के आगे भी और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे इससे भी बड़े बड़े धुरंधर मिल जाएंगे। खैर इसके बाद ये भागते हुए उन तीनों सेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो यहीं का रहने वाला है, जिसपे इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहते हैं कि तू कौन है बे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, नीचे रहे और ज्यादा ऊंचा ना करना, नहीं तो इससे पहले तेरी जबान बांध के तुझमें ही लटका दे हम। मतलब ये लोग इन्हें यहाँ पे एक इंसान भी नहीं समझ रहे थे। होता नहीं तुम किसी को एकदम नीची नजरों से देखो, बिल्कुल वैसा ही वाला सीन था यहाँ पे। लेकिन पैट्रियाच उन लोगों से कहता है कि इतना भी हम लोगों का जगह खराब नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इस तरीके से नीचा देखे जाए। और वो उन लोगों से कहता है कि वो लोग भले यहाँ पे पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, ये जगह उनकी भी है। वो पे पैट्रियाच अपने मन के अंदर सोचता है, उसने अपने डिसाइपल को इतना ज्यादा यहाँ पे हाइप अप कर दिया है, अगर उन लोगों को इसी तरीके से ट्रीट किया गया तो फिर फ्यूचर में ये लोग उनके यहाँ पे कुछ भी आके कर लेंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी वो यहाँ पे फाइट करने को रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि वेस्टलैंड भले यहाँ पे बैरन हो, लेकिन वो किसी से डरता नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकता है। जिसपे ये सेक्ट वाले भी आगे से अपने वेपन सेपन बाहर निकाल लेते हैं हमला वमला करने के लिए। लेकिन तभी जो साउथर्न किंग था वो आगे से कहता है, अगर हम सभी इसके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे तो फिर हम लोगों की ही बेइज्जती होगी, मुझे उसे अकेले हैंडल करने दो। और ये खुद को कुछ ज्यादा ही बाहुबली समझ रहा था। ये आगे से कहता है, बुड्ढे तू अटैक कर, मैं अपने एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पैट्रियास से कहता है कि चलो देखते हैं कि दोनों के बीच में कितना ज्यादा बड़ा गैप है। पैट्रियास भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सामने की तरफ एक स्लैश मारते हैं। और ऑफ कोर्स पैट्रियास की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा थी, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे जो थे, इसलिए उनका स्लैश यहाँ पे साउथर्न किंग के पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसके हाथ पे जा लगता है और उसका हाथ यहाँ पे जख्मी हो जाता है। ऑफ कोर्स इससे यहाँ पे साउथर्न किंग की बड़ी जोर से चलती है, ईगो भी नाम की कोई चीज है। खैर इसके बाद पैट्रियास यहाँ पे साउथर्न किंग के ऊपर यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ता है, तो साउथर्न किंग आगे से अपना वेपन बाहर निकाल लेता है, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई लेवल का होगा। जिसके बाद साउथर्न किंग जैसे उस वेपन का इस्तेमाल करता है और पैट्रियास के ऊपर गड़ाम से दे मारता है, तो पैट्रियास सीधा धरती में जा घुसते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो पे पैट्रियास को पता था कि वो यहाँ पे जीत नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ पे हवाइया पेलने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये चीटिंग है। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑनर से मरेंगे, ये बताने के लिए कि वेस्टलैंड के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए। जिसपे साउथर्न किंग आगे से हमला करते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं पूरा कर दे रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आता है जो साउथर्न किंग के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था, और ये और कोई नहीं हमारे प्यारे बुद्धिस्ट थे। मैं इतना ज्यादा पसंद करता हूँ इस रिलीजन को, मतलब बुद्धिस्ट लोगों को, लेकिन साला एक कौमिक के अंदर की में धज्जियां उड़ा दी है इन लोगों ने। आसान शब्दों में इनसे ज्यादा तुम्हें छल कपटी कोई नहीं मिलेगा। खैर लोग जिस टेंपल से आते हैं उसका नाम यहाँ पे हैंगिंग टेंपल था, स्टेट ऑफ बुद्धा, और जो मांग यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी था उसका नाम यहाँ पे जियांग चैन है, जो कि यहाँ पे उन सभी फैमिली मेंबर से कहता है कि लड़ाई धड़ाई में कुछ भी नहीं रखा, हमें प्यार से रहना चाहिए। और ये साला कमल के ऊपर चल रहा था, वो भी सोने के। एक भाई दे दे यार, अमीर हो जाओ, मैं बड़ी किल्लत है यहाँ पे। पैट्रियाच उनकी स्ट्रेंथ को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे थे। जिसके बाद यहाँ पे बहुत ही जल्द फेदर इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स और साथ ही में अपना प्यारा जाओ भी आ जाता है, जो यहाँ पे अपनी फील्डिंग सेट करवाने के लिए आया हुआ है। वहाँ पे ऑफ कोर्स लोग इन लोगों के बारे में भी बात कर रहे थे कि इनका भी ऑरा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ये सभी लोग भी यहाँ पे एकदम हाई लेवल पे जो है। और साथ ही में साओ के बारे में तो बात ही ना करो, उसको तो यहाँ पे लेजेंड बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि वो इमॉर्टल बनेगा। बना तो नहीं है ना, कभी भी किस्मत पलट सकती है। वहीं पे जाओ भी कुछ कम नहीं था, जैसे ही वो यहाँ पे वेस्टलैंड वाले कल्टीवेटर्स को देखता है तो इसे घिन आने लगती है। उस टाइम पे साओ के साथ जो उसका एल्डर आया हुआ था वो यहाँ पे पता नहीं कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इन्हीं लोगों के साथ में थे, और वो
उन्हें यहीं पे ही मार देता है, बस इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पे साओ के बारे में उल्टा सीधी बातें कर रहे थे। वो तो तारीफ ही कर रहे थे गधे। खैर इसके बाद हम लोग साउथर्न किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे जाओ के तलवे चाटने के लिए आ जाता है, ये कहते हुए कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, आपको देख के तो मैं तो धन्य हो गया। और इन लोगों से हम लोग 2-3 किलोमीटर दूर अपने लोगों को देखते हैं, यूनियन और बाकी लोगों को। वहाँ पे ये लोग जैसे हैं यहाँ पे साओ को देखते हैं तो ये लोग बिल्कुल भी वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि इनका पर्सनल मामला हो जाएगा। फिर वहाँ पे जाओ तो आगे से यही कहता है कि ये लोग सीक्रेट रियलम के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें लड़ने दो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जिंदगी बचेगी हमारी। लेकिन कियान जो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, उसे पता है कि येजुन जब यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे अभी भी उम्मीद बची हुई है उन लोगों के लिए। जिसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि उड़ते उड़ते सीधा उन लोगों के पास ही चला जाता है और सीधा जाओ के पास में। और तभी पैट्रियार्च भागते हुए उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आप आगे ना जाइए। वहीं पे जाओ जब उनकी तरफ देखता है तो वो बेचारे काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो येजुन से ये कह रहे थे कि आगे ना जाओ, जिससे येजुन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि है तो ये इसी लोग है ना, मतलब पड़ोसी लोग तो ही है, इसलिए उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए येजुन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो यार। जिसके बाद वो उन सभी लोगों से कहता है जहाँ हो वहीं पे ही खड़े रहो, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। जिसपे साउथ से कहता है तू कौन है रे, अपना नाम बता। जिसपे येजुन उसे घूरते हुए कहता है तेरा पापा येजुन लिन। वहीं पे बाकी सेक्टर जो डिसाइपल थे वो सभी आगे से कहते हैं तो जून है ना, ये यहाँ पे क्यों आया है, कहीं अपनी जिंदगी ऐसे ही फेंकने वाला है कि अबे फालतू में, इसे जीने का शौक नहीं क्या। वहीं पे जाओ जैसे ही यहाँ पे येजुन का नाम सुनता है तो फिर उसका खून खौल जाता है और येजुन उससे कहता है कि तुम इतना भड़क क्यों गए भाई, तुम्हें कोई परेशानी है क्या। जिसपे जाओ उससे कहता है कि तुमने विंड थंडर सेक्ट के लीडर को नहीं मारा था क्या। जिसपे येजुन उससे कहता है हाँ मैंने मारा था, याद है कि वो अपने बेटे के बारे में बता रहा था कि वो मॉडल बनने वाला है वगैरह वगैरह। जिसपे साव आगे से चीखते हुए कहता है कि मैं उसी का ही बेटा हूँ। येजुन उससे कहता है कि तुम उसके बेवकूफ बेटे हो। जिसपे साव की और भी ज्यादा सुलगती है और वो आगे से चीखते हुए कहता है कि मैं तेरी जान ले लेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग साउथर्न किंग को देखते हैं और इसे ये बड़ी चर्बी चढ़ी है, इसे कहता है, ये कहता है कि येजुन को जाके पकड़ के आएगा और उसे यहाँ पे साव के हवाले कर देगा। जिसके बाद वो यहाँ पे येजुन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी रहा था, उससे पहले यहाँ पे कियानी सामने आ जाता है, जिसको देख के साउथर्न किंग आगे से कहता है कि ये मसक्कली कहाँ से आ गई। जिसपे कियानी आगे से हमला करते हुए कहता है तेरी मौसी के घर से। जिसके बाद वो यहाँ पे ब्लेजिंग लोटस मिराज का इस्तेमाल करता है और उसकी फायर यहाँ पे इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पे एक झटके के अंदर ही साउथर्न किंग को जला के मार देती है और साउथर्न किंग का खेल यहीं पे ही खत्म हो जाता है। जिसको देख के बाकी सभी सेक्ट के पैट्रियार्च हैरान हो गए थे कि उनके वेस्टलैंड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कहां से आ गया। और सबसे ज्यादा हैरान यहाँ पे मूविंग माउंटेन के पैट्रियार्च हुए थे। फिर इसके बाद कियानी येजुन के पास में आता है तो सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे येजुन ही कियानी का मास्टर है। हालांकि वो लोग उसे लड़की समझ रहे थे, वो एक अलग बात है। जिसके बाद यूनियन और बाकी लोग आते हैं और वो सब येजुन से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुमने अभी क्या किया है, वेदर इमॉर्टल सेक्ट यहीं पे ही है, चलो हम लोग भाग चलते हैं, हम तुम्हारे लिए समय निकालते हैं। जिसपे येजुन लोगों से कहता है ना मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं तुम लोगों को अपने नए डिसाइपल से मिलवाता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ाओलिंग को बुलाता है और ये बादल के ऊपर बैठ के आ रही थी। येजुन लोगों को बताता है कि ये वे किंगडम की यहाँ पे एम्परर की डॉटर है और इसके पास यहाँ पे वाटर स्पिरिट रूट है, इसलिए ज़ाओलिंग यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रेग्रेंस पीक के लिए परफेक्ट स्टूडेंट रहेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको क्यानजो के पास भेज देता है और ये लास्ट बार है, जिसके बाद तुम्हें ज़ाओलिंग दोबारा नहीं दिखेगी। खैर इसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं यहीं पे ही हूँ। जिसके बाद वो येजुन से कहता है कि तुमने विंड थंडर सेक्ट को मारा, मेरे फादर को मारा, अब तुम्हें इन सभी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। येजुन उससे कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हो। जिसके बाद वो यहाँ पे कियानी से कहता है जाओ यार तुम इसे सबक सिखा के आओ, मेरे लिए लड़ोगे ना अब तुम। जिसपे कियानी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो यहाँ पे कियानी का येजुन का पालतू कुत्ता है। खैर इसके बाद उसे लड़ने के लिए जाना ही था, नहीं तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे उड़ते हुए जाओ के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं पे जाओ येजुन से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या कि तुम मेरा सामना खुद से करो। जिसपे कियानी आगे से कहता है कि तुम्हारे जैसे के लिए मेरे मास्टर को उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जाओ जैसे कियानी को देखता है तो इसे भी गलतफहमी हो जाती है और वो कियानी से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और ब्यूटी के हिसाब से तुम्हें तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उसको यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर ज्वाइन करने के लिए कहता है और उससे कहता है वो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से रॉयलिटी के साथ ट्रीट करेगा। लेकिन कियानी आगे से साफ मना कर देता है। जिसपे जाओ आगे से कहता है दोबारा सोच लो। जिसपे कियानी का माथा घूम जाता है। वो आगे से कहता है कि सही कहा है येजुन ने, तुम और तुम्हारा पापा दोनों ही पागल थे, सीधी बात समझ में नहीं आती। जिसपे जाओ आगे से हमला करते हुए कहता है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे ड्रैगन को निकालता है और कियानी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कियानी आगे से मिटियोर फायर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को इजीली ब्लॉक करता है। जिसको देख के जाओ हैरान था कि यहाँ पे कियानी इतनी इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता है। कर इसके बाद जाओ आगे से कहता है कोई बड़ी बात नहीं, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और आगे से सोलर गॉड फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए खटाखट कियानी के ऊपर पंजेस की बरसात कर देता है। हम लोग के किल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि यहाँ पे होली सन का जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से अनमैच है और ऊपर से उसके पास यहाँ पे जो सोलर इमॉर्टल बॉडी है उसके साथ अगर ये हेवन टावर की टेक्निक मिला दी जाए तो फिर यहाँ पे कोई भी बॉडी इंटीग्रेशन का कल्टीवेटर भी इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे कियानी क्या उखाड़ पाएगा, वो तो सिर्फ डिवाइन
ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फिस्ट अलग अलग एंगल से और अलग अलग डायरेक्शन से सीधा कियानिया के ऊपर जाके गिरते हैं। इसलिए सभी पैट्रियाच और बाकी लोगों को चिंता होने लगती है कि कियानिया मारा तो नहीं गया। वहीं पे जाओ को पूरा यकीन था कि उसकी टेक्निक यहाँ पे काम कर जाएगी, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कियानिया को घंटा कुछ नहीं हुआ था। वो आगे से यहाँ पे गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, उसे इजिली सर्वाइव कर गया था। तो उसको देख के दोबारा यहाँ पे जाओ की जलती है, जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने रियलम के साथ इनविंसिबल है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बेचारा कुछ आगे कर पाता उससे पहले ही कियानिया उसके सामने आ जाता है और मन के अंदर सोचता है कि ये जो ने मेरे अंदर जो भी भड़ास भरी है अब मैं उसे तेरे ऊपर निकालूंगा, और बिना किसी शर्म और कायदे के। फिर उसके बाद कियानिया भाई जाओ के ऊपर जो लाते जो चट्टे जो भाई दे मारता है पूछो नहीं। लिटरली जाओ का भाई विश्वास टूट जाता है अपनी कल्टीवेशन के ऊपर से। वो मन के अंदर सोचता है कि मैं इसके सामने नहीं टिक पा रहा, इस लड़की के सामने जो एकदम रुई जैसी कोमल है। और वो यहाँ पे कियानिया से कहता है कि उसने आज तक यहाँ पे इस तरीके के कॉम्बैक्ट इंस्टीट्यूशन को नहीं देखा है, या था कि उसके सेक्ट के अंदर भी कोई इस तरीके से कॉम्बैक्ट इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो फिर यहाँ पे एक बैकवर्ड सेक्ट के पास उस जैसा डिसेबल कैसे हो सकता है, जिसपे कियानिया आगे से साफ कहता है कि तुम बस कमजोर हो मुन्ना, ये बात एक्सेप्ट कर लो। और वो उसको ताना भी मारता है नूब कहते हुए। पीछे से एल्डर उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उसकी बातें ना सुनो, तुम यहाँ पे चूजन वन हो, तुम्हें यहाँ पे पक्का इमॉर्टैलिटी मिलेगी, तुम्हारी किस्मत में लिखा है ये। खैर इससे यहाँ पे जो जाओ का विश्वास था वो भी पूरी तरीके से नहीं टूटा, अभी वो बना हुआ है। इसीलिए वो आगे से कहता है कि वो यहाँ पे ऐसे नहीं हार सकता, वो एक होली सन है। जिसके बाद वो सोलार सेंट बॉडी को अनलिस्ट करता है यहाँ पे, और आगे से सोलार एक्लिप्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सॉवरेन टायर की डिवाइन आर्ट थी, जिससे यहाँ पे एक पावरफुल बीम कियानिया की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ती है जो उसको यहाँ पे राख कर सकती थी। जिसपे कियानिया आगे से कहता है इन टेक्निक्स के साथ में तब खेलता था जब मेरे पास मछली पकड़ने के पैसे नहीं रहते थे। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टेक्निक किसे कहते हैं और एक रियलम की असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक को रिलीज करते हुए साउ से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। जिसके बाद वो यहाँ पे 7 कलर्ड फ्लेमिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे 7 कलर वाला कमल खिलता है और उसके अंदर से एकदम लाजवाब फ्लेम बाहर निकलती है, यानी कि आग। जिसको देख के बाकी पैट्रियाज घबरा गए थे। वो आगे से कहते हैं कि ये सच में यहाँ पे नासेंट सोल कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ है ना। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी ऐसी चीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती है जिसकी बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट से बनी हो। खैर इसके बाद जो धमाका हुआ था उस धमाके के अंदर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जाओ की जली भुनी बॉडी नीचे गिरती है, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पे जाओ इस तरीके से इतनी गंदी तरीके से हारा गया। वहीं पे हम लोग ऊपर कियानिया को देखते हैं जो उसे ताने मारे जा रहा था। ये कहते हैं कि तुम तो बड़े वो थे यार, बाहुबली, ये डेस्टिनेटेड वन, अब क्या हुआ भाई, हवा निकल गई तुम्हारी। वहीं पे हम लोग यूनियन को देखते हैं जो कि येजुन से कहता है कि यार तुम्हारा डिसेबल तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे जाओ उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, फायदा नहीं मॉडल सेक्ट के कई सारे एल्डर्स भी यहाँ पे हैं, और क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे जाओ को बुरी तरीके से जला दिया है इसलिए उन लोगों को निकल लेना चाहिए। लेकिन ये जो उन लोगों से कहता है गम खाओ यार, गम खाओ थोड़ा, इतना भी कुछ नहीं हुआ, चुप पे आराम से बैठो, अभी बहुत ज्यादा शो होना बाकी है। कियानिया येजुन के पास में आता है तो येजुन उससे कहता है बहुत ज्यादा बढ़िया किया, आज रात तुम्हें एक्स्ट्रा चावल मिलेगा। वो थैंक यू कहता है लेकिन मास्टर कहते हुए रह जाता है। वहीं पर मुझे एक एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे साओ को जाके पकड़ता है, और यहाँ पे साओ का विश्वास टूट गया। अब उसे यकीन नहीं कि वो यहाँ पे इमॉर्टल बन सकता है। इसलिए एल्डर उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि खुद को बांधे रखो यार, इस तरीके से तुम विश्वास टूटने नहीं दे सकते हो। लेकिन साओ को यकीन नहीं था, वो मान लिया था कि वो इनविंसिबल नहीं है, वो यहाँ पे फायदा इमॉर्टल सेक्ट को वो चीज नहीं दे सकता है जो उसे यहाँ पे देनी थी। वहीं पे एल्डर को समझ में आ जाता है कि ऐसे डिसेबल से हारने के बाद में जो कि एकदम बैरन लैंड से आता है, यहाँ पे जाओ का जो दाव हार्ट है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे फायदा इमॉर्टल सेक्ट को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जुआन के ऊपर इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिसोर्स जो खर्चा किया है, अगर वो गया तो फिर रिसोर्स गए। इसीलिए एल्डर अभी भी यहाँ पे साओ को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए कहता है विश्वास बांधे रखो, तुम्हारे पास अभी भी एकदम बढ़िया फ्यूचर है, तुम यहाँ पे आगे जाके इमॉर्टल बनोगे। और वो मन के अंदर सोचता है कि उन लोगों को यहाँ पे जाओ का जो दाव हार्ट है उसे यहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे यहाँ पे इन सभी लोगों को वाइप आउट करना पड़ेगा, यानी कि ये जुआन और बाकी लोगों को जो कि वेस्टलैंड से आते हैं, जिससे वो लोग यहाँ पे अपने फायदा इमॉर्टल सेट की ग्लोरी को भी रिस्टोर कर पाएंगे। एक तीर से 2 शिकार, लेकिन कर पाओगे ये मायने रखता है। जिसके बाद वो यहाँ पे बाकी एल्डर से कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पे फायदा इमॉर्टल सेट और होली सन को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, उन सभी लोगों को अब यहाँ पे बदला लेना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को यहाँ पे इन सभी लोगों को इनाइलेट करना पड़ेगा जो कि बारबेरियन वेस्टलैंड से आते हैं, जिसमें से एक लीडर आगे बढ़े वो उससे बढ़ता है कि वही है यहाँ का दादा, सब कुछ कर देगा वो। जिसको देख के यहाँ पे जो बाकी डिसेबल थे वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फायदा इमॉर्टल सेक्ट ने कई सारे एक्सपर्ट्स को भेजा था जो कि यहाँ पे टोटल 9 थे, जो कि यहाँ पे अपनी बॉडी इंटीग्रेशन कल्टीवेशन रियलम पे थे। इसलिए पावर गैप यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कियानिया की कल्टीवेशन नासन सोल स्टेज बताई जा रही थी, जबकि कल्टीवेशन उससे ज्यादा है। मैंने बताया ना ये सब नशे खा के बैठे हैं, ये अपनी कल्टीवेशन अपने हिसाब से बदले दे रहे हैं। खैर इसके बाद हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये जो उनके ऊपर हमला करने के लिए मिसाइल के तरीके आ रहा था, जिससे कियानिया काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जो उसे
साइड में करते हुए कहता है कि मैं इसे हैंडल करूंगा यार, तुम गाजर खाओ, आराम से बैठो। वहीं पे सभी लोग येजुन को मूव करता हुआ देख के एकदम हैरान हो गए थे और उन सभी लोगों को ये लग रहा था कि येजुन यहाँ पे अपने आप को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें महसूस होता है कि येजुन की कल्टीवेशन भी यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे है। खैर वोल्डर आगे से अटैक करते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे हो, मेरे सामने तुम कहाँ ही अटक पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे पम अटैक करते हुए येजुन के ऊपर हमला करता है, यही बोलते हुए कि तुमने होली सन को डिसरिस्पेक्टफुल किया है, अब तुम सभी लोगों को मरना पड़ेगा, तुम सभी वेस्टलैंड वाले किसी काम के नहीं हो। लेकिन येजुन आगे से हेवन से फिंगर का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे उस पाम अटैक को इजिली न्यूलीफाई कर देता है, जिसको देख के वो एल्डर हैरान हो ही रहा था कि उससे पहले ही येजुन उसके पास आता है और उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से लात दे मारता है और उससे कहता है कैसे लगी, मजा आया। और वो हम लोगों को बताता है कि जब से उसने यहाँ पे सुप्रीम बोन को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज किया है तब से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा कि वो यहाँ पे उन सभी लोगों को भी अपने हाथ से मसल सकता है जो उसके सेम लेवल पे हैं। उनमें से एक एल्डर को समझ में आ जाता है कि वो सभी एक एक करके यहाँ पे येजुन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उन सभी लोगों से कहता है देख क्या रहे हो, चढ़ाई करो उसके ऊपर एक साथ। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी एल्डर थे वो सभी एक साथ येजुन के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे एक साथ। तो फिर येजुन को भी आगे से यहाँ पे ह्यूमन किंग्स सील का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उसका जैसा इस्तेमाल करता है तो बस एक हाथ के फेरे में ही वो सभी एल्डर्स को लपेट लेता है और उसकी पाम अटैक से वो सभी एल्डर ढेर हो जाते हैं। वहीं पे एल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे डिवाइन एबिलिटी की रैंक क्या है। इसके बाद एक एल्डर आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, उन सभी लोगों को अपने मैजिकल ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा येजुन को यहाँ पे हल्के में और शांत करने के लिए। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स अपने स्वॉर्ड, वेपन, बॉटल जो भी उनके पास था उनको निकालते हैं और येजुन के ऊपर हमला बोल देते हैं। वहीं पे उन लोगों का बैटल और भी ज्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम होते जा रहा था, इसलिए हम लोग बाकी डिसाइपल्स को देखते हैं और उन्हीं में से हम लोग एक मॉन्क को देखते हैं जो कि बड़े उससे कह रहा था कि ये सब ना करो, दुनिया को इससे कोई भला नहीं होगा। साइड से एक बंदा था जो कि आगे से कहता है टकले तेरी वजह से ये लड़ाई हो रही है, तू ही आग में घी डाला था, अब तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वहीं पे वो भी अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि लड़ो, कम से कम तुम में से कुछ मॉन्स्टर जल्दी मारेंगे और हमें यहाँ पे शांति मिलेगी। वहीं पे लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं और उन लोगों को यहाँ पे येजुन की चिंता हो रही थी। वहीं पे कियानी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने येजुन को क्या समझ रखा है भाई, और उसे भी थोड़ी सी चिंता हो रही थी लेकिन उसे यकीन था कि ये मदारी है, कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा जेब के अंदर से बंदर को पटाने के लिए, और उसका अंदाजा पूरी तरीके से ठीक था। हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर चढ़ाई कर ही दी है तो फिर मैं भी अपने खिलौने दिखा ही देता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे सुप्रीम बोन को बाहर निकालता है और वो जैसे उसकी एबिलिटी को यहाँ पे यूज करता है तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एकदम से यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाती है और उसकी निकलती हुई एनर्जी को देख के वो सभी लोग दंग रह गए थे, ये कैसी एनर्जी है बे। जिसके बाद येजुन आगे से यहाँ पे डिवाइन ट्रिब्यूशन लाइट का इस्तेमाल करता है और नीचे की तरफ जैसे ही वो लाइट छोड़ता है जो एल्डर सब आ रहे थे वो दोबारा लपेटे में आ जाते हैं। जिसके बाद उनके जो ट्रेजर थे वो एक एक करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो भी चोटिल होकर धड़ाम से नीचे जा गिरते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे अपने सबसे सीनियर वाले एल्डर से कहते हैं कि हमारी मदद करो भाई, तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो। तो फिर हम लोग उस सीनियर एल्डर को देखते हैं और इससे यहाँ पे अंदाजा नहीं था कि इस वेस्टलैंड के अंदर उसकी यहाँ पे मुलाकात एक ऐसे दानव से हो जाएगी जो इन्हें कच्चा चबा जाएगा। होली सन की पहले ही बिल्डिंग सेट हो चुकी है, बाकी एल्डर्स की लगी हुई है, उनकी भी सेट हो जाएगी। अगर ये एल्डर यहाँ पे उन सभी लोगों को इस तरीके से अधमरे हालात में लेके लौटा तो फिर उन्हें अपनी क्या ही शकल दिखाएगा। मेरा सवाल फिर से यही है कि वापस लौट भी पाओगे। खैर जो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अब येजुन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसने यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था जो कि यहाँ पे फ्लोटिंग पगोड़ा था, जो कि यहाँ पे एल्डरियन के सबसे ग्रेटेस्ट वेपन्स में से एक है। एल्डरियन उस पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए येजुन के पीछे जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये पगोड़ा सब कुछ निकल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वह पे येजुन पीछे मुड़ के एल्डरियन से कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आपको भी लपेटे में लेता हूँ। वह पे एल्डरियन की स्ट्रेंथ शायद से येजुन से ज्यादा थी, इसलिए सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है तो वो येजुन की स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ा के परफेक्ट बॉडी ऑफ इंटीग्रेशन कल्टीवेशन पे शिफ्ट कर देता है, जिससे एल्डर का जो पगोड़ा अटैक था उससे येजुन को कुछ भी नहीं होता, बंदे को खरोच तक नहीं आती। जिसको देख के एल्डरियन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि साले तूने अभी तक कल्टीवेशन छुपा के रखी थी। जिसके बाद येजुन दूसरे वाले हाथ को पीछे की तरफ करता है और उसके अंदर से भी यहाँ पे डिवाइन टेलीविजन वाली लाइट को बाहर निकालता है, जिससे एल्डर पूरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद इनके पास और कोई चॉइस बची नहीं थी तो वो आगे से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग इस कॉम्पिटिशन से विथड्रॉ कर लेंगे, यानी कि छोड़ के चले जाएंगे। जिसपे येजुन आगे से अल्ट्रा करते हुए कहता है ये तुम्हारी अम्मा का खेत है कि जब चाहे तब चले आ जाओगे, यहाँ पे आए हो तो फिर मर के ही वापस जाओगे। जिसपे एल्डरियन आगे से कहते हैं कि ये तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता इमॉर्टल फेदर सेक्टर तुम्हारे साथ क्या करेगा। और तब जाके एल्डरियन को समझ में आ जाता है कि एल्डरमो जिस बंदे के हत्थे चढ़े थे वो और कोई नहीं येजुन ही था। जिसपे येजुन एल्डरियन के ऊपर हमला करते हुए कहता है ऑफ कोर्स वो मेरे ही हत्थे चढ़ गया था, मैंने उससे तब भी बोला था कि मुझे उंगल ना करो, नहीं वो उंगली मैं तुम्हारे अंदर ही घुसा दूंगा। जिसके बाद वो एल्डरियन के ऊपर अटैक करता है और उनको भी यहीं पे ही मार गिराता है। जिसको देख के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि यहाँ पे एक बैकवर्ड क्लास का सेक्ट लीडर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के एक एल्डर को बस एक चुटकी से
मसल सकता है। वहीं पर हम लोग इस बंदे को दोबारा देखते हैं, इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन ये हमें बता रहा था कि एल्डर्स यहाँ पे जा चुके हैं और ऊपर से साव का जो हार्ट है वो पूरी तरीके से सैटर हो चुका है, यानी कि विश्वास टूट चुका है बंदे का अपने ऊपर से। इसीलिए फेदर इमॉर्टल सेट को बहुत ज्यादा भारी भरकम लॉस हुआ है और ऊपर से उनकी जो इज्जत थी वो भी अब डूब चुकी है। इसके बाद वो मॉन्ग की तरफ देखते हुए सोचता है कि पता नहीं ये टकलू अब आगे क्या करेगा, लेकिन जो भी वो पैसा वसूल हो रहा है मेरा यहाँ पे आके। फिर इसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं और इस बंदे का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था, बेचारा रोने वाली स्टेट में आ गया था। ये यही सोच रहा था कि एल्डर यान भी नहीं टिक पाए, इसके बाप का खून यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे बदला कैसे ले पाएगा। खैर इसके बाद जो बाकी कुछ लोग थे वो सभी यहाँ पे तुरंत कल्टी मारने की फिराक में थे ताकि होली सन को तो बचा ही सके, एल्डर को ना बचा सके तो। लेकिन उस टाइम पे कियान इनके पास आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि ऐसे थोड़ी ना भाग जाओगे कि सो ऑफ मारा और भाग गए यहाँ से। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये देख के बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं कि इन लोगों ने एल्डर्स की फील्डिंग से ठिकी ही, अब इसके बाद सीधा यहाँ पे होली सन का भी नंबर लगा रहे हैं, ये लोग उसको भी लपेटे में ले लेंगे क्या। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे वो मॉन्ग आ जाता है जो कि अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि बड़े उससे कहता है कि ये बदले का चक्र कब खत्म होगा, इस तरीके से रूथलेस ना बनो, अपने आप को बनाए रखो। लेकिन कियान इन टकलों के पैतरों से पहले ही पूरी तरीके से वाकिफ है, इसलिए वो टकले से कहता है कि टकले हट जा, इससे पहले कि मैं तेरे टकले में 3-4 कील ठोक दूं। तेरा बस एक ही मोटिव है कि फेदर इमॉर्टल सेट तेरे एहसान तले आ जाए, इसलिए तू ये सारा बवाल कर रहा है। इस पे वो टकला दोबारा यहाँ पे कियानिया को लेक्चर देने लगता है कि खुद को संभाल के रखो, इस तरीके से बुराई के रास्ते पे ना चलो, नहीं तुम डिमानिक पाथ को फॉलो कर लोगी। जिसपे कियानिया का दोबारा दिमाग खसकता है। वो हम लोगों को बताता है कि जब वो सेंट्रल डोमेन के अंदर था तब उसे सिर्फ एक ही चीज से ज्यादा घनी नफरत थी, वो थी ये साले टकले। ये खुद के फायदे लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, लेकिन दूसरों को लेक्चर देने में पीछे नहीं हटते। उन्हें यहाँ पे मॉरल और आर्ग्यूमेंट का बवाल सिखाते हैं कि ये ना करो, ये गलत है। इसलिए वो टकले से कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करूं, तो उससे क्या लेना देना। जिसपे टकला यहाँ पे कियानिया के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि फिर तो तुम्हें यहाँ पे बुद्धि देनी पड़ेगी। वहीं पे कियानिया भी टकले की एनर्जी को देख के हैरान हो गए थे कि टकला यहाँ पे बॉट इंटीग्रेशन की पीक स्टेज पे था। हालांकि टकला कियानिया को छुपाता उससे पहले ही यहाँ पे ये जुन आ जाता है, जो कि उससे कहता है क्या रे टकले, तू मेरे डिसाइपल को सिखाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वहीं पे टकला जैसे ही येजुन को देखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पंगा नहीं लेना है। और वो येजुन से यही कहता है कि उसका डिसाइपल थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी उसे दिशा दिखाना चाहता था। जिसपे येजुन आगे से कहता है कि दिशा अपने घर पे है और तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तू मेरे डिसाइपल्स को सिखा सकता है। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि ट्रू इमॉर्टल जो कि यहाँ पे रिकल्टिवेट कर रहा है, उसे जरा से भी किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, और खासकर एक टकले से तो बिल्कुल भी नहीं। और कियानिया भी आगे से गर्म लोहे पे हथौड़ा मारते हुए कहता है, यस मास्टर, ये टकला बीच में उंगल कर रहा था, मैं तो यहाँ पे फ्लाइंग बोट को अपने हथियाना चाहता था, हमारे पास उड़ने के लिए जगह कम पड़ती है, लेकिन ये टकला बीच में आ रहा था और उन लोगों के लिए मौका दे रहा था ताकि वो लोग भाग सकें। जिसपे येजुन भी आगे से मुस्कुराता है कि देखो तो साले को कैसे मौके का फायदा उठा रहा है। फिर इसके बाद टकलू यहाँ से कटने लगता है, ये कहते हुए कि अब तो लोग मुझे ही गलत समझ रहे हो, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे तो यही लग रहा था कि ये चीजें कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े, इसलिए मैं उन्हें रोकने के लिए आया। लेकिन जब टकलू यहाँ से खिसक रहा था तो येजुन उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है टकलू, बाहुबली बन के ज्ञान दे के ज्ञान पेल के यहाँ से निकल जाओगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना है। जिसपे वो टकलू भी हैरान था कि अब येजुन को उससे क्या चाहिए, और वो मन के अंदर सोचता है कि उसका जो टेंपल है वो यहाँ पे ईस्टर्न डोमेन के अंदर सबसे पावरफुल बुद्धिस्ट फोर्स में से एक है, और येजुन ने पहले यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट को उंगल कर दिया है, इसीलिए वो किसी दूसरे लोगों को उंगली तो करेगा ही नहीं। इतना ज्यादा बवाल क्यों ही झेलना जब तुम उसे हैंडल ना कर पाओ। लेकिन येजुन को क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर तो साक्षात सिस्टम का वरदान है, इसलिए वो टकलू से कहता है, अरे वारे चलाक टकलू, तूने कुछ भी नहीं किया और तुझे फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तूने जो फायदा उठाया और जिसका भांडा उसका ब्लेम मेरे मत्थे आके मरेगा। अगर इतना ज्यादा चालाक है तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इतनी चालाकी कभी अकेले नहीं जाती, कभी ऊपर भी गिरती है, इसीलिए तेरी फील्डिंग यहीं पे ही सेट होगी। जिसपे टकलू आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसपे ये जो हमला करते हुए कहता है, होनो तो मेरे बाप का कुछ जा रहा है क्या। जिसके बाद वो टकलू के ऊपर फायर पंच से अटैक करता है, तो टकलू आगे से गोल्डन मिल का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन ये जो ऐसे थोड़े ही नहीं है, उसका अटैक इतना पावरफुल था कि सेल टूट जाती है और टकलू धड़ाम से पीछे जाके गिरता है अपने चेलों के पास में। इसके बाद वो टकलू आगे से अपना वेपन बाहर निकालता है और ये से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है और उसे लगता है कि वो लोग उसको यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं, तो ये गलत बात है। अब वो भी लोग पीछे नहीं हटेंगे, अटैक करेंगे। जिसके बाद एक मंत्र बोलता है और सभी टकलू एक साथ है ये जो उनके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो टकलू यहाँ पे बुद्धास धर्म मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन आ जाती है। जिसको देख के जो बाकी कल्टिवेटर थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये हैंगिंग डंबल का सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है, जिसको यहाँ पे 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में से एक, जिसको
जिसको यहाँ पे 9 रैंक स्टाफ बोला जाता है। हालांकि ये जो यहाँ पे जो परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज है वो यहाँ पे भले ही बराबर की है, लेकिन इन टेक्निक्स का सामना वो नहीं कर सकता, इसलिए ये जो खेल तो यहीं पे ही खत्म हुआ। खैर इसके बाद टकलू आगे से यहाँ पे डायलॉग पेल रहा था कि उसने यहाँ पे तुझे मौका दिया, तूने कुछ भी नहीं समझा, जिद्दी है, अभी बताता हूँ तेरे को। जिसके बाद वो येजुन के ऊपर एक बीम से अटैक करता है इनहाइलेशन का इस्तेमाल करते हुए, जिसपे येजुन आगे से कहता है वाह मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है। जिसके बाद वो भी यहाँ पे अपने स्पेशल वेपन को बाहर निकालता है। तुम्हें वो कॉफिन याद होगा ना, बुरियल कॉफिन, येजुन उसे ही बाहर निकालता है और वो हेवनली कॉफिन यहाँ पे जैसे एंट्री मारता है तो फिर एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है और वो कॉफिन इजीली यहाँ पे उस इनहाइलेशन बीम को झेल जाता है और कॉफिन के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती, इससे टकलू का टकला हिल जाता है। खैर इसके बाद ये भी कम नहीं था तो ये जो आगे से कॉफिन खोल लेता है। वहीं पे ये बुरियल कॉफिन भी अब यहाँ पे ये जो उनकी ऑटोमेटिक टेक्निक अपग्रेड की वजह से अपग्रेड हो गया था, उसकी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होने के साथ में, इसीलिए इसका भी ग्रेड अब हाई हो गया था। खैर ये जो जैसे ही कॉफिन का ढक्कन खोलता है तो फिर बुरियल कॉफिन ऐसे ही नाम नहीं था, ढक्कन जैसे ही खुलता है तो टकलू के जो छोटे मोटे टकलू टकली थे वो यहाँ पे अंदर खींचे चले जाते हैं और वो टकलू चिक चिक के बड़े वाले टकलू से कह रहे थे कि बचाओ हमें, लेकिन टकलू की पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये जो उनके पास में ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से ईवल ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो सभी लोगों से चिक चिक के कहता है कि ये बंदा डिमोनिक कल्टीवेटर है, सभी लोग इसे मार दो। लेकिन कोई भी टकलू की तरीके 30 मार खा बनना नहीं चाहता था, उन्हें पता था कि इतने समय अगर वो लोग भिड़ेंगे तो ये जो उन्हें भी लपेट लेगा, इसलिए वो सभी पीछे ही रहते हैं। वहीं पे ज्ञानिया को पूरा यकीन था कि ये जो उनके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा और उसका अंदाजा पूरी तरीके से ठीक था। खैर इसके बाद टकलू ये से कहता है कि उसने पहले ही यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट को अपना दुश्मन बना लिया है, अब वो दोबारा किसी ऐसे को यहाँ पे एनिमी नहीं बनाना चाहेगा जो पूरे ईस्टर्न डोमेन के अंदर सबसे पावरफुल और सबसे लार्ज में हो, लार्ज मेंबरशिप में हो। जिसपे ये जो आगे से कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे भी यहाँ पे इन जैसे लोगों से नफरत है जो कि यहाँ पे दो मुहैया काम करते हैं। मोदी जी की भाषा में तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर इसके बाद वो टकलू को भी लपेटे में ले लेता है और उसे भी बुरियल कॉफिन के अंदर दफन कर देता है हमेशा हमेशा के लिए, और कॉफिन के बंद होते ही रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद। जिसके बाद ये कॉफिन को उठाता और बाकी लोगों से कहता है कि और किसी को चाहिए सीक्रेट रियलम, कोई और भी है बताओ। तो फिर अब किसी के अंदर भी दम नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो सभी पीछे खसक लेते हैं, ये कहते हुए कि नहीं नहीं आप ही रखिए मालिक। वो सभी अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि कैसे कोई भाई इस बंदे को अब चैलेंज कर सकता है। वह पे यूनियन और उसके जो भी साथी थे उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। जाओ तो आगे से ये कहता है कि वो सपना देख रहा है, तो फिर कियानजो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि अब यकीन हुआ हम लोग जीत चुके हैं। जिस पे जाओ आगे से कहता है कि हाँ दर्द हुआ, यानी कि हम लोग जीत चुके हैं। वह पे मूविंग माउंटेन का जो पैट्रियास था वो मन के अंदर सोचता है कि ये जो ने अकेले सभी लोगों को चैलेंज किया और सभी लोगों को अकेले हरा ही दिया। जिसके बाद वो सभी लोग योजन की यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं कि ब्रो इज अनविंसिबल। वह लोग जू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान था। वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये सच में वेस्टलैंड पोवरियंस है ना, कहीं वो लोग गलत जगह पे तो नहीं आ गए। और फिर वो मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो ने अकेले यहाँ पे अपनी कबर खोद ली थी कई सारे पावरफुल लोगों को चैलेंज करके, लेकिन आखिर में वही जीत गया और उसने उल्टा यहाँ पे उन लोगों की कबर खोद दी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए तो बढ़िया ही है ये जो जितने ज्यादा लोगों को उंगल करे, जितने ज्यादा शोर मचाए उतना ही ज्यादा बढ़िया, क्योंकि फेदर इमॉर्टल सेक्ट और हैंगिंग डपल इसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देंगे और कभी ना तो कभी वो लोग यहाँ पे ये जो उनको आके पकड़ ही लेंगे और उसकी फील्डिंग सेट कर देंगे और तब सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे जुवे फैमिली को होगा और उसे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। खैर इसके बाद इन सभी लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट रियलम का जो गेट था वो ओपन हो जाता है। इसलिए जो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरीके की चीज अपनी आंखों के सामने नहीं देखी थी। वहीं पे ये जुआन भी सीक्रेट रियलम के गेट के पास आ जाता और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि अब वो इसकी मदद से अपनी साइड मिशंस को कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ पे कुछ बाहर वाले लोगों से निपटना है। जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि वेस्टलैंड पवेलियंस के जितने भी कल्टीवेटर है वो सभी सीक्रेट रियलम के अंदर बड़े आराम से आ जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाहर वाले हैं वो तुरंत यहाँ से तशरीफ उठाए और दफा हो जाए, दिखे ना मुझे दोबारा यहाँ पे कभी। और ये बात खासकर जुवे फैमिली से कही जा रही थी, इसलिए उसका यहाँ पे खून खोल जाता है और वो आगे से कहता है कि उन लोगों की फैमिली ने कभी भी यहाँ पे परफॉर्म हेवन सेट को उंगल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो उन लोगों को बुली क्यों कर रहा है, उन्हें ब्लॉक क्यों कर रहा है। जिसपे दूसरा जो मेंबर था वो आगे से कहता है कि आप शांत रहिए यार, कहीं हमारी भी कबाड़ ना खुद जाए, जितना वो ऊपर चढ़ा है उतनी जल्दी नीचे भी गिरेगा, हम लोगों को यहाँ से चलते जाना चाहिए। खैर इसके बाद जो जुवे फैमिली थी वो तो यहाँ से निकल लेती है, क्योंकि वो उखाड़ ही कहाँ पाते कुछ। लेकिन जुवे फैमिली के जाने के साथ में जो छोटे मोटे सेक्ट और भी बचे हुए थे वो भी यहाँ पे कट लेते हैं, क्योंकि वो लोग अकेले योजन के खिलाफ में तो जीत सकते नहीं है, इसलिए वो भी बस उसे कोस के और शराब वराब दे के यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन ये जो उनको कौन सा फर्क पड़ता है, वो उन सभी लोगों से कहता है अंदर चलो यार, भगवान ने गार्डन खोला है, एंजॉय करना है कि नहीं करना है, चलो अंदर। जिसके बाद अगला सीन लॉटियान सीक्रेट रियलम का होता है, ये इस जगह का नाम है। जैसे लॉटियान सीक्रेट रियलम के अंदर आता है तो फिर यहाँ पे सिस्टम बाहर निकलता है और उसके यहाँ पे अंदर आने की वजह से वो उसे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स देता है। सबसे पहला रिवॉर्ड तो यहाँ पे सेलेस्टियल एम्ब्रेस धर्मा फॉर्म थी, जिसका इस्तेमाल जब वो करेगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाएगी और साथ ही में उसे यहाँ पे क्रॉप्स पाउंडिंग डिवाइन एबिलिटीज भी मिल चुकी है। धर्मा फॉर्म बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी जैसे कि टकलू ने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। वह पे ये अपने मन के अंदर
सोचता है कि जब यहाँ पे टकलू ने अपनी बुद्धा धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल किया था तो वो एक नाइटमेयर था। अगर उसके पास यहाँ पे हेवन बोरियन कॉफिन ना होता तो फिर फाइट वो काफी ज्यादा ब्रूटल हो सकती थी और यूजुन को भी यहाँ पे नुकसान हो जाता। खैर इसके बाद यहाँ पे जो भी लोग थे वो सभी यहाँ के मजे ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो स्काई स्प्रेड ग्रास थी, जो वायलेट क्रिस्टल वाइन थे, जो गोल्डन ग्लेसिंग थी, जिंजिंग थी, ब्लड था, वो सब कुछ यहाँ पे ट्रेजर से भरा पड़ा था। इसलिए ये सभी यहाँ पे अपनी पॉकेट्स भरने लगते हैं, ये कहते हुए कि लूट लो इससे पहले कि कुछ हो जाए। वहीं पे यूजुन को तो बस सिस्टम के रिवॉर्ड चाहिए थे, वो तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अब उसका यहाँ पे दिल लग गया है, इसलिए वो थोड़ा सा रुकेगा। अब उन्हीं में से हम लोग एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसे कुछ और ज्यादा चुल मची थी, इसलिए वो एक दूसरे एरिया के अंदर चला जाता है। तभी साइड से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और उन्हें यहाँ पे खा जाता है। इसी के बाद एक दूसरा बेस्ट भी साइड से बाहर निकलता है और वो भी यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर अटैक करता है। यूनियन उन लोगों से कहता है कि अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन ना करो, वो कीड़ा यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का डिमोनिक बीस्ट है। वहीं पे कियानी उन लोगों से कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री में नहीं है, इतना याद रखो। और इतना काफी नहीं था तो फिर यहाँ पे और भी कई सारे डिमोनिक एप आ जाते हैं इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तो फिर ये सभी लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बिस्टों के साथ में फाइट करने लगते हैं। उन्हीं में से एक बिस्ट यहाँ पे डिसाइपल को पकड़ लेता है और पता नहीं क्यों उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। वो सभी लोग यहाँ पे उस बिस्ट के ऊपर एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाइपर एक्टिव जो है ये। खैर उसी टाइम पे कियानी आगे से अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और एक बार में उस बिस्ट को यहाँ पे मार गिराता है और बड़े उसे उस डिसाइपल से कहता है कि अब तुम सेफ हो। वे पे ये सभी लोग अभी भी यहाँ पे कियानी को लड़की ही समझ रहे थे, तो उसे सिस्टर कहे जा रहे थे। उन्हीं में से एक यूनियन के ऊपर हमला करता है तो यूनियन कियानी से कहता है कि मैं इन सभी डिसाइपल्स को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, इन्हें बचा के रखो, तब तक हम इन सभी बिस्टों के साथ में भिड़ते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे बिस्ट एक साथ कियानी के ऊपर हमला करने वाले थे और कियानी यूनियन से कह रहा था कि अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में चिंता ना करो। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और बड़े इजीली यहाँ पे उन सभी बिस्टों को मार गिराता है। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हालांकि कियानी अपना रोला जमाते जा रहा था, जो भी डिसाइपल थे वो सभी उसे यहाँ पे अनस्टॉपेबल ही बोले जा रहे थे कि यही यहाँ पे इज़ुआन की लेगेसी को कैरी करेगी। इस पे ये कियानी उन लोगों से कहता है मेरी तारीफ करो चलता है, लेकिन उस साले की तारीफ ना करना मेरे सामने। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये लोग तो यहाँ पे मौज काट रहे हैं, साला हरामी येजुन कहाँ पे गया। लेकिन हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि किसी एनर्जी फ्लक्चुएशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और वो सिस्टम से पूछ रहा था कि यही रास्ता है ना भाई। इस पे सिस्टम आगे से कहता है हाँ होस्ट यही है, बस चलते रहो, मंजिल तुम्हें सामने ही मिलेगी, तुम्हारा नया मिशन सामने ही है। इसके बाद अगला सीन सीक्रेट रियलम के एकदम गहराई के अंदर का होता है, जहाँ पे हम लोग ग्रैंड लो इमॉर्टल ट्री को देख पाते हैं और उसी के ऊपर हम लोग उसके फल को भी पकता हुआ देखते हैं जो बस पकने ही वाला था। इसलिए यहाँ पे कई सारे मेहमान भी आ गए थे जो कि उस फल के पकने का इंतजार कर रहे थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये फल पकने की वजह से ही यहाँ पे सीक्रेट रियलम खुल चुका है और इसी वजह से इंसान उन लोगों के लैंड के ऊपर आ गए हैं। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इंसानों के साथ निपटना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग उस टीन ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं जो कि यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन पे था और उसी के नीचे हम लोग बीस्ट ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं और ये भी यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन पे था। लेकिन इसका मानना ये था कि इन लोगों को पहले यहाँ पे इस फ्रूट को खाना चाहिए, जिसके बाद वो लोग इंसानों के साथ निपट लेंगे, क्योंकि फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद इन लोगों के अंदर भी यहाँ पे इमॉर्टल लू बॉडी की पावर आ जाएगी। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान इनके पैरों तले चींटी के बराबर और कुछ भी नहीं रहेंगे। इसके बाद हम लोग फेदर ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं और ये भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे बाकी है। और इसकी बातों से हमें पता चलता है कि इस फल को इन लोगों के मुंह पे आए उससे पहले किसी चूहे ने लपेट लिया है, इसलिए अब जो यहाँ पे इमॉर्टल ट्री का जो फ्रूट है अब वो उसके पेट के अंदर पक रहा है। जिसके बाद हम लोग हॉर्न ट्राइब के चीफ्टन को भी देखते हैं और उसी के नीचे हम लोग स्केल ट्राइब चीफ्टन को भी देखते हैं। अब इन लोगों की नजर यहाँ पे फ्रूट के ऊपर 2400 घंटे थे, लेकिन एक सेकंड के अंदर ही चूहा आया और फ्रूट को लपेट गया। और अब ये बेचारे यहाँ पे चूहे के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे ट्री की प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसीलिए वो उल्टा इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर जाएगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे वुड ट्राइब के चीफ्टन को भी देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि रुक जाओ, जैसे ही ये फ्रूट को यहाँ पे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा तैसे हम इस क्रिएचर को पकड़ लेंगे, यानी कि चूहे दादा को। जिसके बाद इसके एसेंस को यहाँ पे रिफाइन कर लेंगे, जिसके बाद हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। बीस टाइप का चीफ्टन आगे से कहता है कि अब इस चूहे को हर जाना भरना पड़ेगा इसके भुक्कड़पने की वजह से। खैर इसके बाद हम लोग चूहे भाई साहब को देखते हैं जो कि फ्रूट को अच्छे से डाइजेस्ट कर चुके थे, यानी पचा बचा चुके थे। जिसके बाद वो गहरी नींद लेके उठते हैं और कहते हैं मैं अच्छी नींद सोया। लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि वो सभी चीफ्टन उसे ही घूरे जा रहे थे कि इसको कच्चा ही चबा जाएंगे। इसलिए वो बेचारा घबरते हुए कहता है कि भाइयों आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या, लेकिन मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। जिसके तुरंत बाद ये साला पिकाचू के अंदर बदल जाता है और बिजली की रफ्तार से यहाँ से भागे जाता है। इन लोगों की आंखों के सामने हाथ को या मुंह न लगाया, इनकी कहानी है। मतलब ये बिजली की रफ्तार फ्रूट की पावर की वजह से आई थी। वो ट्राइब का चीफ्टन आगे से उसे पकड़ते हुए कहता है कि उसे ताकना बंद करो, जल्दी से पकड़ो उसे। लेकिन चूहे के अंदर बड़ा दम था भाई, ये बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, ये लोग उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। चूहा इन लोगों से कह रहा जाता है कि यार मैंने तो कुछ कहा भी नहीं यार, बैठ के बातें करते हैं ना, कहीं पकड़ पकड़ाई खेल रहे हो।
लेकिन तभी वो चूहा अचानक से फ्रूट की एक और पावर का इस्तेमाल करता है जो कि टेलीपोर्टेशन या फिर स्पेस पोर्टल था, यानी कि सामने की तरफ एक पोर्टल खुलता है जिसके बाद वो वहां से क्लच मार के दूसरी तरफ निकल जाता है और वो ट्राइब का चिफ्टन बस ये देखते ही रह जाता है। जिसके बाद फायदा ट्राइब की यहाँ पे चिफ्टन आती है जो कि ऊपर से अटैक करते हुए कहते हैं कि इसने फ्रूट से एक दूसरी पावर भी हासिल कर ली है, हमें इसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि ये हमारी ही लंका लगा दे। खैर चूहे भाई साहब इस फायदा अटैक को यहाँ पे डॉज नहीं कर पाते और वो सीधा उनको जाके ही लगता है, जिसके बाद वो खटाक से दूर जाके गिरते हैं और ये बेचारा चीख चीख के कह रहा था कि इसको चूहा बिरयानी नहीं बननी, इसे अभी भी जीना है, अभी तो इसने शादी भी नहीं की। तभी चूहे के पीछे यहाँ पे स्टोन ट्राइब का चिफ्टन आता है जो कि आगे से सोनिक अटैक करता है, जिससे चूहा एकदम चोटिल हो जाता है और धड़ाम से दूर जाके गिरता है पेड़ के नीचे और नीचे गिरने से ये चारों खाने चित हो जाता है, जिससे कि नीचे यहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं। भागने ना देना साले को, अभी भी हमें इसे रिफाइन करना है। खैर चूहे का नाम यहाँ पे मौजी है, ऑफ कोर्स चूहा ही है और मौजी उन लोगों से ये कह रहा था कि वो तो तुम्हारे नाम पे भी नहीं था, मैंने खा लिया, इसमें कौन सी बुरी बात है। जिसपे वो ट्राइब का चिफ्टन आगे से बताता है कि उस ग्रैंड फ्रूट के अंदर यहाँ पे पूरे ग्रैंड लू ट्री की पूरी पावर्स थे, यानी कि वो खुद में है ये पूरी सीक्रेट रियलम है उस फ्रूट के अंदर, और जो भी उस फ्रूट को यहाँ पे कंज्यूम करेगा उसके पास यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी आ जाएगी, द सुप्रीम फिजिक ऑफ कुनलुन रियलम। और कई सारे से इन लोगों के क्लैंस यहाँ पे उसे गार्ड करते हुए आए थे, लेकिन अब चूहे ने उन्हें यहाँ पे चुरा लिया है, यानी कि उस फ्रूट को, तो फिर चूहे को यहाँ पे भाई हर्जाना तो देना ही पड़ेगा अपनी जान दे के। और वो लोग उससे ये भी कहते हैं कि फ्रूट वापस करो इससे पहले कि हमें अंदर से निकालना पड़े चीर फाड़ करके। जिसपे मौजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और आगे से कहता है उसे पता ही नहीं था कि ये मामला इतना ज्यादा सीरियस है, और वो आगे से कहता है कि अभी उसे और जीना है, अभी उसे 2-3 चूहे पालने हैं और 2 छोटे छोटे चूहे चाहिए उसको। लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये सपना अगले जन्म में पूरा करना, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे येजुन आ जाता है जो कि इन स्टोन ट्राइब के चिफ्टन के ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। वह पे येजुन सिस्टम से पूछता है ब्रो तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो एनर्जी फ्लक्चुएशन इसी चूहे की बॉडी के अंदर से आ रहा है। तो इस पे सिस्टम येजुन को बताता है कि हाँ इस चूहे ने यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल फ्रूट को निगल लिया है, तो इसी के पास अब यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी आ गई है और इसके पास इमेंस पोटेंशियल है। साथ ही में वो यहाँ पे येजुन को एक नया मिशन में दे देता है कि अब उसे यहाँ पे इस चूहे को अपना नया डिसाइपल बनाना पड़ेगा। वह पे जो नीचे मौसी की तरफ देखता है तो ये बेचारा चिक चिक के रो रो के कह रहा था कि बचा लो मुझे, ये लोग मुझे खाना चाहते हैं, मुझे चूहा बिरयानी नहीं बनना है और ना ही चूहा डेजर्ट बनना है। वह भी येजुन आगे से कहता है डेजाऊ साला मैं हर दिन डिसाइपल्स को ही बचाते रहता हूँ। वह भी येजुन आगे से कहता है कि यहाँ पे कियानी एक नंबर का रेबेलियस है, यानी कि बगावती कभी भी धोखा दे सकता है। वह पे अपना मौजी पूरी तरीके से एकदम आज्ञाकारी है, यानी कि दोनों परफेक्ट मटेरियल रहेंगे। खैर भी इस टाइप का चिफ्टन आगे से येजुन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे हर जाना मारना पड़ेगा हम लोगों के काम में दखल अंदाजी करने का। येजुन अपने एक हाथ से उसके गंडासे को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये चूहा मेरा है और अभी मैं अच्छे मूड में हूँ, तो यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं अपना मूड बदल लूँ। इस पे स्टोन ड्राइव का चिफ्टन आगे से कहता है कि तुम्हें बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे ही हो हमारी तरीके, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो, हम सब एक साथ आ जाए तुम्हारी चटनी बना देंगे और उसे यहाँ पे रोटी के साथ लपेट भी जाएंगे। जिस पे ये जो सीरियस हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे बीस टाइप के चिफ्टन के पेड़ के ऊपर पाम अटैक करता है और एक ही पाम अटैक से वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वो भी कहता है कि इसके सिंपल से पाम अटैक के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद फेदर ट्राइब की चिफ्टन येजुन के ऊपर हमला करते हुए अपनी ह्यूमन फेदर से हमला करती है और साथ में वो ट्राइब का चिफ्टन भी अपनी बेलों के साथ में येजुन के ऊपर हमला करता है। जिसपे येजुन आगे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई, कितनी देर से बोल रहा हूँ अच्छे मूड में, मूड खराब कर दिया ना मेरा, अब सहो। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक के अंदर उन लोगों की हवा खस्ता हो जाती है। स्टोन ट्राइब ऑफ चिफ्टन आगे से यहाँ पे अपने स्टोन की शील्ड बनाता है और अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो ट्राइब ऑफ चिफ्टन वो यहाँ पे इन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहा था, यानी कि लाइफ फोर्स एक तरीके से, जिससे ये लोग अभी तक यहाँ पे ये जो उनके अटैक को होल्ड करे जा रहे थे। ये उन लोगों से कहता है काफी अच्छा टीम अप है, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है कि मेरे सामने टिक सको। जिसके बाद ये जो यहाँ पे अपने नए रिवॉर्ड को चेक करना चाहता था जो उसे हाल ही में मिला है, सेलेस्टियल एम्प्रेस धर्मा फॉर्म या फिर धर्मा बॉडी। ये जो जैसे यहाँ पे सेलेस्टियल एम्प्रेस धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरा इतना भयानक था कि ये सभी घबरा गए थे। ये आगे से कह रहे थे कि इसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो हम चीटियां हैं चीटियां। ये ने जब धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल किया था तो फिर ये उन लोगों के साथ में बाकी सभी कल्टिवेटर्स को भी दिखाई दे रही थी। हम लोग पैट्रियाज को देखते हैं मूवी माउंटेन वाले, वो आगे से कहते हैं कि ये धर्मा फॉर्म तो यहाँ पे हैंगिंग डंबल से धर्मा फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और पैट्रियाज ये सोच रहा था कि अभी सीरियलम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कौन आ गया, और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि ये अपना येजुन है। लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसके पास इतनी पावरफुल एबिलिटीज आ कहां से रही है इस छोटी सी डोमेन के अंदर। हम लोग कियानिया को देखते हैं और वो भी उड़ते हुए अपने मन के अंदर ये सोच रहा था ये भी उसकी एक नई टेक्निक है, कितने सीक्रेट दबा के रखे हैं भाई अपनी तस्रीफ के नीचे इसने। इसके बाद उन लोगों से कहता है कि देखो भाई सेलेस्टियल एम्परर यहाँ पे अब आ चुका है, अब तुम में से कौन रजिस्टर करना चाहता है बताओ। उन्हीं में से हम लोग स्टोन ट्राइब
ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं जो कि येजुन के ऊपर हमला कर देते हैं, सभी लोगों से कहते हुए कि कोई भी डरो नहीं, एक साथ हमला करो। लेकिन जब वो बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साथ कोई भी नहीं आया था। वो बेचारे काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे, जिसको देख के येजुन उससे कहता है पत्थर बाजू तुम्हारे साथ कोई नहीं आया ना, चलो अब आ ही गए हो तो फिर नई ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसके बाद येजुन धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उससे यहाँ पे हेवन फिंगर का यूज कराता है। वहीं पे वो हेवन फिंगर से जैसे यहाँ पे स्टोन ट्राइब के चीफ्टन के ऊपर करती है तो उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाती है और बंदा हवा में ही गायब हो जाता है। येजुन यहीं पे ही नहीं रुका था, जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर पाम अटैक भी करता है, जिसको देख के बाकी ट्राइब के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बवाल मचा दिया यहाँ पे। वहीं ये लोग येजुन से कह रहे थे कि बस करो भाई, हमारा हो गया, अब इस वॉर को यहीं पे ही रोकते हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन येजुन को इनको कहाँ ही कोई बात सुनाई देती है। वो इन लोगों के ऊपर एक ही पाम अटैक करता है और बस एक ही पाम अटैक के अंदर ये पांचों के पांचों ढेर हो गए थे, नीचे कुछ भी नहीं बचता। बस येजुन आगे से कहता है कि धर्मा फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसकी एनर्जी को बहुत ही जल्दी यहाँ पे खींचती है, इसलिए वो इसका यहाँ पे ओवर यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद येजुन आगे से कहता है कि चलो अब डिसाइपल से मिलने का समय आ चुका है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तब तक मौजी वहां से गायब हो चुका था, वो भी बिजली की रफ्तार से पिकाचू के अंदर बदल के। येजुन भी आगे से कहता है बड़ा एहसान फरामोश से मदद की साला भाग गया। इसके बाद हम लोग मौजी को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से भागते जा रहा था और ये यहाँ पे येजुन से ज्यादा घबरा गया था, हार्ट अटैक आ गया था, बस मुंह में आके रुक गया। वहाँ पे मौजी भी नोटिस करता है कि उसकी यहाँ पे फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो गई, यानी कि स्टोन ट्राइब के चीफ्टन ने इसके ऊपर घूसा मारा था ना, तो भी इसे कुछ भी नहीं, और ऊपर से स्पीड तो बढ़ ही गई है। इसे भी पता चल जाता है कि ये शक्ति यहाँ पे फ्रूट की पावर से आ रही है। लेकिन उसी टाइम पे मौजी को महसूस होता है कि येजुन उसके पीछे आ गया और वो काफी ज्यादा करीब आ रहा है। इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सिस्टम की मदद से मौजी का पीछा करते जा रहा था। सिस्टम उससे कहता है कि हाँ बस तुम्हारे आगे ही है। वह पे येजुन में हैरान था कि यहाँ पे मौजी के पास इतनी ज्यादा पावर सिर्फ उस फ्रूट की वजह से आ रही है। वह पे येजुन ने फैसला कर लिया था अगर उसने यहाँ पे मौजी को पकड़ लिया तो फिर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। वह पे हम लोग मौजी को देखते हैं जो दुगनी स्पीड से भाग रहा था, उसे भी पता चल रहा था कि वो उसके करीब आ रहा है और पलक झपकते ही येजुन उसके सामने भी आ जाता है, तो भागने की कोई भी जगह नहीं बची, तो इसके यहाँ पे मुंह बन जाता है। जिसके बाद येजुन उसको यहाँ पे पूंछ से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है, जिसपे वो कांपते हुए कहता है कि उसे मरना नहीं है। तो येजुन उससे कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सर्व करोगे, मेरे डिसेबल बनोगे, तो फिर भाग क्यों रहे हो। जिसपे मौजी आगे से बताता है कि वो डर गया था क्योंकि यहाँ पे उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही से कैरी है और उसे ये लगा कि वो उसको खाना चाहता है। जिसपे येजुन आगे से जीभ को फेरते हुए कहता है कि उसने कई सारी चीजें ट्राई की हैं लेकिन अभी तक चूहा ट्राई नहीं किया, क्या पता चूहे का भी टेस्ट बढ़िया ही आता हो। जिसपे मौजी और ज्यादा घबरा जाता है और वो आगे से कहानी बनाने लगता है कि उसका मीट यहाँ पे खट्टा होगा, ना खाओ, एकदम घटिया रहेगा, इससे तुम्हारे पेट के अंदर गैस बनेगी और तुम पतोड़े कहलाओगे, ना खाओ। जिसपे येजुन उसको और भी ज्यादा डराते हुए कहता है कि अब तो और मजा आएगा, मुझे ये सब चीजें पसंद हैं। जिसके बाद उससे कहता है कि आ रहा हूँ। जिसपे मौजी कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है बेचारा। वहीं पे येजुन आगे से कहता है ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी का होल्डर कुछ ज्यादा ही डरपोक है भाई, ये तो थोड़ी में ही इसकी फट गई। हालांकि उसको मौजी काफी ज्यादा पसंद आया था क्योंकि वो क्यूट था। अब एकदम गोलू मोलू चूहा तुम्हें पसंद क्यों नहीं आएगा, ऊपर से सफेद है, कान गुलाबी है। फिर इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है जहाँ पे येजुन दो खाना पका रहा था और साइड में मौजी पड़ा हुआ था बेहोश। तभी उसकी नाक के अंदर खुशबू आती है पकने की, तो वो उठ के बैठ जाता है ये कहते हुए कि जिंदा हूं मैं। लेकिन जब वो अपने सामने यहाँ पे खोलता हुआ पतीला देखता है तो उसको ये लगता है कि येजुन उसकी कड़ी बनाने वाला है। लेकिन येजुन उससे कहता है कि घबराओ नहीं, कोई भी तुम्हें खाएगा नहीं। इसके बाद मौजी की नजर यहाँ पे पकते हुए मीट के ऊपर जाती है तो येजुन उसको यहाँ पे मीट ऑफर करते हुए कहता है खा लो भाई। तो मौजी जैसे ही मीट को चेक करता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। वो आगे से कहता है किसका मीट है ये, आज तक उसने इतना स्वादिष्ट मीट कभी नहीं खाया। जिसपे येजुन आगे से बताता है खरगोश का है। जिसपे मौजी आगे से कहता है कि बनीज तो क्यूट होते हैं, उन्हें क्यों खाया जाए। जिसपे येजुन पीछे से कहता है क्यों ना मौजी को खाया जाए, उसको ट्राई किया जाए। जिसपे मौजी आगे से एकदम पल्ला झाड़ लेता है, ये कहते हैं मौजी तो यहाँ पे बनीज से खराब रहते हैं, बनीज को ही खाओ। जिसके बाद वो येजुन से कहता है क्या उसे एक और बाइट मिलेगी। जिसपे येजुन उससे कहता है ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा और टीचर भी, तुम्हें ये मंजूर है। मौजी आगे से मना करने लगता है कानून छाटते हुए कि मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। जिसपे येजुन उससे कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम मेरे डिसेबल बनोगे तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं और ऊपर से तुम्हें खाने को भी बढ़िया मिलेगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे करो या मरो वाली चॉइस देता है। ऑफ कोर्स जिसपे मौजी यहाँ पे मरो वाली चॉइस को छोड़ के करो वाली चॉइस को एक्सेप्ट करता है और वो तुरंत यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसपे येजुन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से बो करो। जिसपे मौजी एकदम सीरियस होके यहाँ पे येजुन को बो करता है। फिर इसके बाद येजुन को उसको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि था एक सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी 5 साइकिल्स ऑफ इनहाइलेशन। 5 साइकिल ऑफ इनहाइलेशन अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटा देंगे और एकदम मैसिव डैमेज करेंगे। साथ ही में उसको यहाँ पे बोनस गिफ्ट भी दिया जाता है जो कि ग्राउंड लो स्क्रैप्चर था, ये खास यहाँ पे मौजी के लिए ही था। और साथ ही में येजुन को बड़े प्यार से कहा जाता है कि अपने डिसेबल को अच्छे से ट्रीट करो, नो एनिमल अब्यूज। जिसपे येजुन आगे से कहता
है एबिलिटी के लिए शुक्रिया, लेकिन सिस्टम तुम मेरी यार नोबल कैरेक्टर को बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कभी भी अपने पेट्स को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया। क्योंकि ये जो हवा में मुंह चला रहा था, इसलिए मौजी उससे पूछता है कि मुझसे बात कर रहे हो क्या। तो ये जो इस बात को गोली मारता है और उससे कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन मैनुअल दे रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल्स में से एक बनना। एक तो है लेकिन 2 कौड़ी का है वो। जिसके बाद ये जो यहाँ पे मौजी के अंदर उसका मैनुअल स्क्रप्चर यहाँ पे इम्प्रिंट कर देता है, जिससे मौजी को यहाँ पे उसके कल्टीवेशन टेक्निक और स्क्रप्चर मिल जाता है, जिससे मौजी की एबिलिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और वो यहाँ पे येजुन को शुक्रिया कहता है। येजुन उससे कहता है ठीक है लो बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ। जिसके बाद वो यहाँ पे मौजे को एक बाउल सूप देता है, तो मौजे उसे पी के एकदम टनाटन हो जाता है और ये भी कहता है कि वो किसी न किसी दिन येजुन को यहाँ पे री करेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ही जो यहाँ पे सीक्रेट रियम थी वो यहाँ पे टूटने लगती है, ब्रेक होने लगती है, कोलैप्स करने लगती है। और फिर सिस्टम येजुन से कहता है कि ग्रैंड लूट ट्री का जो लाइफ स्पैन था वो खत्म हो चुका है, इसलिए सीक्रेट रियम भी यहाँ पे कोलैप्स कर रही है। और वो येजुन से कहता है कि तुरंत निकलो यहाँ से। इसलिए येजुन मौजी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम रो क्यों रहे हो। क्योंकि मौजी का ये घर है, एक तरीके से वो भी ट्री से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। येजुन में उसे यही बात कहता है, लेकिन वो उसे ये भी समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी लोग मारे जा सकते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट करता है और बाकी लोगों के पास आता है। इन लोगों को भी यहाँ से निकलना था, सिर्फ इन्हीं का सेक्टर बाकी है, लेकिन बाकी लोग जा चुके हैं। लेकिन ये लोग येजुन की वजह से रुके हुए थे। तभी येजुन भी यहाँ पे आ जाता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारे हाथों में क्या चीज है भाई। येजुन लोगों से कहता है कि ये मेरा नया डिसाइपल है। यूनियन उससे पूछता है कि तुम्हारा दूसरा डिसाइपल कहाँ पे, और वो मन के अंदर सोचता है इसका पहला डिसाइपल यहाँ पे एक सुंदर ब्यूटी था भाई, वो लड़का है एकदम मॉन्स्टर्स टैलेंट के साथ में, और दूसरा एक रैट है जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। ये जो लोगों से कहता है कि वो पहले ही बाहर जा चुका है, इसलिए हम लोगों को भी बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाते हैं। वहीं पे ये जो और बाकी सभी लोग जैसे ही सीक्रेट रियलम से बाहर निकलते हैं, तो बाकी जो पैट्रियास थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से इन लोगों को कई सारे ट्रेजर्स मिले थे। इसके बाद कियानिया भी ये जो उनके पास आ जाता है, तो ये जो उसे यहाँ पे मौसी से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा फेलो डिसाइपल, इसे अच्छे से ट्रीट करना। बाय द वे मौजी एक फीमेल है, लेकिन कियानिया मौजी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसा डिसाइपल है भाई, क्योंकि मौजी के अंदर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। ये जो उसे नीचे फेंकता है तो ये धड़ाम से मुंह के बल जा गिरता है। जिसके बाद इन लोगों की आंखों के सामने ही यहाँ पे जो सीक्रेट रियलम था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे मौजी के टसुए बहने लगते हैं, क्योंकि वो उसका घर था। लेकिन सीक्रेट रियलम डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसके अंदर जो भी ट्राइब थे, जो भी मॉन्स्टर थे, वो सभी यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जो भी रेसेस थी वहाँ पे। आउटसाइड वर्ल्ड की यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा पतली थी सीक्रेट रियलम के मुकाबले। वहाँ पे एक सांप जैसा बीस्ट आगे से कहता है कि ये 2 टांगों वाले बीस्ट इंसान है ना, ये इतने कमजोर क्यों है। वहाँ पे राइनो बीस्ट आगे से कहता है कि हमें ये जगह अटैम्प्ट करनी पड़ेगी और इन लोगों का घर छीनना पड़ेगा। वहाँ पे एक खूबसूरत फीमेल भी थी, वो आगे से कहती है कि इनको सबसे पहले गुलाम बनाते हैं, जिसके बाद हम सोचेंगे कुछ और। वहाँ पे ये सभी मिलके इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये अकेले ही इस पूरे वेस्टलैंड को डोमिनेट कर सकते हैं, अगर ये जो कुछ ना करे तो। इसलिए यूनियन और बाकी सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि इनकी स्पीसीज यहाँ पे एशियन स्पीसीज थी, जो रियलम की गहराई में रह के कल्टीवेट करते हैं। इनमें से कई सारे नासन सोल स्टेज पे थे और कई सारे बॉडी इंटीग्रेशन लेवल पे थे। यूनियन बताता है कुल्लू रियलम के अंदर कई सारी रेसेस हैं। स्टोन टैबलेट के मुताबिक ये सभी रेसेस यहाँ पे कॉस्मोस से बाहर निकाल दी गई थी, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अंधकार में रह के कल्टीवेट करते हुए आए हैं। इसलिए अगर वो एक साथ यहाँ पे इन लोगों के वेस्टलैंड के ऊपर हमला करे तो फिर उनके 5 सेक्ट मिलके भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इस पे जाओ यूनियन से कहता है कि तो फिर हम लोगों को फाइट की जगह पे नेगोशिएट करना चाहिए ना। जिस पे यूनियन आगे से बताता है कि यह नामुमकिन है, पहले तो वो बारबरिक है, यानी कि ज्यादा सोचते वोचते नहीं, एक तरीके से जंगली, और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो लोग बदला लेने के लिए इनके घरों को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। जिससे वहाँ पे जो भी कल्टीवेटर थे वो सभी पैनिक करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे पैट्रियार्च आगे से कहते हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक उन लोगों के साथ यहाँ पे येजुन है तब तक उनका कोई भी बाल विभागा नहीं कर सकता है। इस पे अब सभी लोग भी यहाँ पे येजुन की बातें करने लगते हैं कि येजुन के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे, ये उसके मुकाबले की ही नहीं है। तो इसके बाद वो सभी येजुन का यहाँ पे नारा लगाने लगते हैं। वहीं पे कियानी अपने मन के अंदर सोच रहा था इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ये लोग इसे दे तो रहे हैं, लेकिन ये सच में इतने सभी लोगों को हैंडल भी कर पाएगा, इतना कम नहीं था। तो फिर यहाँ पे सिस्टम में उसकी परेशानी बढ़ा देता है और वो येजुन को बताता है कि उसका नया मिशन यहाँ पे ये है कि उसे यहाँ पे ये जो 1 लाख लोटियाना नेटिव्स हैं, यानी कि रहने वाले हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे येजुन का सेक्टर ज्वाइन करवाना है। येजुन की मर्जी से यहाँ पे वो कोई भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिस पे येजुन सिस्टम से कहता है ब्रो आर यू जो मेकिंग अ जोक, फाइटिंग करना तो पहले से ही मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें मुझे यहाँ पे मनाना भी पड़ेगा कि वो लोग सेक्ट को भी ज्वाइन कर लें। जिस पे सिस्टम तो चमकते हुए कह देता है कि भाई अभी अपने आप पता लगाओ, हमारा काम इतना ही था। खैर इसके बाद हम लोग उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिनमें से एक
वीरम्बार आगे बढ़ता है, जो कि आगे से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ये हो क्या जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। जिस पे येजुन भी आगे से कहता है हाँ मैं ही हूँ, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इन सभी लोगों को यहाँ पे सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा भी पाएगा, और ऊपर से क्या ये लोग सेक्ट के अंदर फिट भी होंगे। दिखने में तो ये एकदम बिजार लग रहे हैं कि कहना ही नहीं मानेंगे। खैर इसके बाद ये जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि किससे फर्क पड़ता है ये अकेला है या फिर दुकेला है, भले यहाँ पे परफेक्ट इंटीग्रेशन बॉडी के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद ये हम लोगों को अकेले थोड़े नहीं हरा सकता है। एक साथ हमला करेंगे, इसकी चटनी बना देंगे। इसके बाद वो सभी बीस्ट एक साथ यहाँ पे येजुन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पे येजुन को बस एक ही परेशानी थी कि वो यहाँ पे फाइट तो कर सकता है, लेकिन वो इनको मनाएगा कैसे उसका सेक्टर ज्वाइन करने के लिए, और उसे ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। वहीं पे हम लोग मौजी को देखते हैं जो कि इतनी दूर से ये सब कुछ देख रहा था, और जब वो यहाँ पे येजुन को फाइट करता हुआ देखता है तो उसे यही लगता है कि येजुन शायद से हार जाएगा, और उसे वो पल याद आने लगते हैं जब येजुन ने उसकी मदद की थी। इसलिए वो यहाँ पे उसे अकेला लड़ने नहीं देता है और येजुन की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है, ये कहते हुए कि आ रहा हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो इसके बाद वो डायरेक्ट येजुन और उन लोगों के बीच में ही आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि फाइट करना बंद करो। लेकिन उन लोगों को कहाँ कुछ दिखाई दे रहा था, वो लोग यहाँ पे मौजी को भी लपेट लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही मौजी यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल ट्री की पावर्स का यूज करता है, और जब वो यहाँ पे पावर्स को यूज करता है तो वो यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल विल की ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिससे सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान यूनियन हुआ था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे मौजी के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसका अब ऑरा यहाँ पे इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो यहाँ पे अपने घुटने भी टेक सकता है। तो ये सभी बीस्ट जब यहाँ पे मौजी के ऑरा को महसूस करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये ग्रैंड लूट टी का इमॉर्टल ऑरा है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों की ग्रैंड लूट ट्री ने इन्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे अपने घुटने टेक देते हैं और यहाँ पे ग्रेट ट्री से कहते हैं कि हमें अपना रास्ता दिखाओ, हमें बताओ कि हमें कहाँ पे जाना है। वहीं पे कियानी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जैसा कि उसने सोचा था कि यहाँ पे उसका मास्टर हमेशा सरप्राइजेस से भरा पड़ा रहता है, लेकिन अब येजुन के लिए यहाँ पे परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि ग्रैंड लूट फ्रूट यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड लूट फ्रूट नहीं था, वो यहाँ पे उस ट्री का रिकार्नेशन भी था, यानी कि ग्रैंड लो इमॉर्टल ट्री का रिकार्नेशन ही वो फ्रूट था जिसको यहाँ पे मौजी ने खा लिया है। क्योंकि अब मौजी ने उसे खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया है, इसलिए अब वो यहाँ पे मौजी के अंदर से ही पैदा होगा। यानी कि एक तरीके से मौजी के अंदर दो विल है, यानी कि दो सोल्स हैं, जिनमें से एक ही सिर्फ बॉडी के ऊपर राज कर सकती है, चाहे तो मौजी की कॉन्शियसनेस करेगी या फिर ट्री की लीनिंग विल करेगी, डिपेंड ऑन कौन सी सोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मौजी के हालात देखने में ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे ट्री उसकी सोल के ऊपर भारी पड़ रहा है, और येजुन को भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे ट्री की जो सोल है वो अनलॉक हो रही है और वो मौजी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसलिए येजुन मौजी को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि जवाब दे भाई, आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या। और येजुन के बार बार चिल्लाने की वजह से मौजी की सोल यहाँ पे कमजोर नहीं होती और ना ही वो सोता है, इसलिए इमॉर्टल ट्री की विल मौजी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाती है और मौजी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखे रहता है। इसलिए मौजी यहाँ पे पूरी तरीके से तंदुरुस्त था। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और येजुन से कहता है कि वो पूरी तरीके से जागा हुआ है, जिसपे येजुन उससे कहता है बढ़िया है, मुझे तो यही लगा कि अब ट्री को पालना पड़ेगा चूहे की जगह पे। अब क्योंकि मौजी ने यहाँ पे ट्री की सोल के ऊपर कब्जा कर लिया था, इसलिए अब वही यहाँ पे एक तरीके से ट्री है और इन सभी बीस्टों का गाइड भी और पावरफुल लीडर भी। और क्योंकि मौजी ने यहाँ पे येजुन के सामने अपने घुटने टेके थे, इसलिए वो सभी हैरान थे कि एक दो पैरों वाला बीस्ट यहाँ पे ग्रैंड ट्री का मास्टर कैसे हो सकता है। जिसके बाद येजुन मौजी का इस्तेमाल करते हुए मौजी से कहता है कि वही बोलना जो मैं बोलने वाला हूँ। इसके बाद मौजी बोलता जरूर है, लेकिन शब्द यहाँ पे येजुन के थे, बिल्कुल 3 इडियट्स की तरीके। भाई वो बोल वो रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। खैर इसके बाद मौजी उन लोगों से ये कहता है कि रियलम अब पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय चुका है हेवन की मर्जी से, लेकिन डरने की बात नहीं, इमॉर्टलिटी एके मौजी ने उन्हें नहीं छोड़ा है, वो उन्हें कभी भी अबंडन नहीं करेगा। जिसके बाद येजुन आगे से कहता है कि उन लोगों ने यहाँ अपने घरों को खो दिया है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्म्ड ह्यूमन सेक्टर उन लोगों के लिए शेल्टर बनेगा और उन लोगों को रहने की जगह देगा। और वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग इसी तरीके से एक साथ खड़े रहेंगे। जिसपे मौजी पीछे मुड़ता है, कहता है ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ के जो बीस्ट थे उन्हें यह मंजूर नहीं था वो किसी इंसान के नीचे कैसे रह सकते हैं। लेकिन मौजी पीछे मुड़ के उन्हें घूरते हुए कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, जिसपे वो बीस्ट यहाँ पे अपने ग्रैंड डे के खिलाफ थोड़ी नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो भी लोग अब यहाँ पे परफॉर्म्ड हेवन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं, जिससे येजुन का जो मिशन था वो भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसे यहाँ पे एक सनडायल मिलता है। अभी एक तरीके से पॉकेट स्पेस है जिसके अंदर का 100 साल यहाँ पे बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर रहेगा। वह पे येजुन के लिए ये तो पूरी तरीके से यूजलेस ही था, क्योंकि उसके पास पहले से यहाँ पे स्ट्रेंथ और एडवर्सिटी है, यानी कि कोई भी उससे पावरफुल होगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ उसे मिल ही जाएगी। इसलिए वो यहाँ पे घंटों बिता के अपना टाइम वेस्ट की हुई करेगा। लेकिन उसके डिसाइपल्स और उसके यहाँ पे जो सेक्ट मेट्स हैं, यानी कि यूनियन और बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी रह सकता है। लेकिन वो यहाँ पे कियानिए को पहले नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो एक तरीके से लीच आदमी है, कभी भी धोखा दे सकता है। वह पे कियानिए जब येजुन को इस तरीके से अपनी ओर घूरते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये गुस्से में क्यों है भाई। लेकिन हम यूनियन को देखते हैं और इसका खुशी का ठिकाना नहीं था। ये काफी ज्यादा खुश था कि इतने पावरफुल लोग उसके परफॉर्म्ड ह्यूमन सेट को ज्वाइन करने वाले हैं। वह पे पेट्रियार्च और बाकी सभी लोग भी खुश थे कि उन लोगों का वेस्टलैंड पूरी तरीके से सही सलामत है
थे उन लोगों के सेक्ट को भी अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे मौजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी वजह से ही ये सभी लोग उसका कहना मान रहे थे, जिसपे येजुन भी मौजी की तारीफ करता है ये कहते हुए कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। और जिसके बाद वो मौजी से ये भी पूछता है कि ग्रैंड लूट्री की विल क्या तुम अभी भी परेशान कर रही है, जिसपे मौजी आगे से बताता है कि जब से वो जागा है तब से वो यहाँ पे शांत पड़ा हुआ है और उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो फिर येजुन उससे कहता है तो फिर कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं, चिल करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। खैर इसके बाद अगला सीन फेदर इमॉर्टल सेट के स्क्वायर का होता है, जहाँ पे जाओ के साथ में उसकी जली भुनी बोर्ड आती है। वहीं पे सभी लोग जाके उस बोर्ड को चेक करते हैं तो फिर वहाँ पे सिर्फ होली सन एक ये जाओ ही था जो कि यहाँ पे हारी हुई स्टेट के अंदर था। वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि वेस्टलैंड के अंदर क्या हुआ भाई, और तुम्हें किसने इतनी जोर से बजा दिया कि तुम फटे हुए ढोल की तरीके लग रहे हो। इस पे ये उन लोगों से कहता है कि वो डायरेक्ट अपने मास्टर से मिलना चाहता है। तो वो लोग उससे बताते हैं कि उसका ग्रैंड मास्टर ज़ुयांग पहले इस सर्कुलेशन के अंदर जा चुका है। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं कि बाकी एल्डर्स कहाँ पे हैं, एल्डर यान कहाँ पे हैं। जिसपे जाओ उन लोगों को बताता है कि सब के सब मारे जा चुके हैं। जिसपे वो पहले तो घबराते हैं और पूछते हैं कि ये किसने किया, हमें सेट को इसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिसपे जाओ उन लोगों को बताता है कि ये सब कुछ परफॉर्मेंस सेट के पीक मास्टर ये जुन ने किया है। इसके बाद अगला सीन फेदर इमॉर्टल सेट के बाहर के इलाके का होता है और इन सभी लोगों को भी यहाँ पे एल्डर यान और बाकी सभी लोगों की मौत और हादसे के बारे में पता चल गया था, जिसको सुनकर यहाँ पे पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था और सभी लोग एकदम घबराए हुए थे क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पे जंग का ऐलान है जो परफॉर्म ह्यूमन सेट ने किया था। और क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर का जलवा था इसलिए सभी लोगों को इस न्यूज़पेपर की वजह से पता चल जाता है कि होली सन को तो एक लड़की ने पेल दिया था जो कि अपना किया नहीं था और बचे हुए 9 एल्डर्स को यहाँ पे ये जो ने अकेले ही हैंडल कर लिया था। वहीं पे सभी लोगों को यही लग रहा था कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट अब परफॉर्म ह्यूमन सेट को चींटी के तरीके मसल देगा, क्योंकि फेदर इमॉर्टल सेट एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ इमॉर्टल्स को ही जन्म दिया जाता है, इसलिए उनकी फाउंडेशन पूरी तरीके से अनमैच्ड है। इसलिए परफॉर्म ह्यूमन सेट का कोई चांस ही नहीं है कि वो उनके सामने टिक सके। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे हैंगिंग टेंपल का होता है, यानी कि वही मॉन्ग वाली जगह जहाँ पे टकलू की मौत के बारे में भी इन सभी लोगों को पता चल गया था। इसलिए यहाँ पे जो बूढ़ा वाला मॉन्ग था वो आगे से कहता है क्योंकि ये जंग का ऐलान है इसलिए हम लोग भी यहाँ पे खून का बदला खून से लेंगे। इस पे छोटा वाला टकलू आगे से कहता है ठीक है, वो यहाँ पे बाकी लोगों को भेज देगा डीमन को खत्म करने के लिए। खैर इसके बाद अगला सीन यहाँ पे वेस्टलैंड पेविलियंस का होता है और जैसे ही वहाँ पे जो सीक्रेट रियलम थी वो कोलैप्स हुई थी तो फिर उसके अंदर की जो डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो यहाँ पे वेस्टलैंड एरिया के अंदर फैल गई थी। इसीलिए एक तरीके से वेस्टलैंड भी अब एक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। और ऑथर हमें मुहावरों में समझाता है कि जब भी एक बड़ी वेल नीचे गिरती है तो चीजें ऊपर उठ जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल बेस्ड थे अब वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी वाइटलिटी और कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम लोग परफॉर्म्ड हेवन सेट को देखते हैं। यहाँ के जो भी डिसाइपल थे वो भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और बाकी लूट या सीक्रेट रियलम के जो पावरफुल बेस्ट थे वो भी इन लोगों को ज्वाइन कर दिए थे, तो इनकी सेक्ट की पावर अब एक्सप्लोड मार रही है। लेकिन जंग के ऐलान की वजह से काले बादल अभी भी इनके सेक्ट के ऊपर फैले जा रहे हैं। खैर इसके बाद हम लोग येसुन को देखते हैं। ये कहीं नहीं गया हुआ था, ये घर के अंदर पड़ा हुआ था हमारी तरीके, इसलिए डिसाइपल्स को लग रहा था कि ये भी सर्कुलेशन के अंदर गया हुआ है। खैर इसके बाद हम लोग मौजी को देखते हैं जो कि येसुन के लिए यहाँ पे बोबा मिल्क टी लेके आता है। और जो भी लोग कहते हैं बोबा मिल्क टी बढ़िया है, मैं बता दूं चाय के सामने कुछ नहीं टिक सकता। वो फिर आगे से उस टी को देखता है, चश्मे उतार के तो कहता है स्ट्रॉ तो डालो यार, तभी तो मजा आएगा बोबा टी वाला। जिसके बाद मौजी उसके अंदर स्ट्रॉ भी डाल देता है और यहाँ पे ये जो बोबा टी के मजे ले रहा था वो आगे से कहता है ये एकदम मस्त। वो पे मौजी अब ये के लिए बावर्ची बन चुका था। ये उससे कहता है कि अगली बार हम लोग 50 नए फ्लेवर्स को ट्राई करेंगे और चॉकलेट सबसे टॉप पे रखना। वहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि ये बोबा मिल्क टी कहीं और से नहीं, सिस्टम के डेली चेक इन रिवॉर्ड की वजह से आई है। वहीं पे जो रेसिपी होती है वो यहाँ पे उसकी पास्ट लाइफ रेसिपी को भी बीट कर देती है। इस हिसाब से चले तो ये किसी दिन सिगरेट भी बना लेगा और फूकेगा। वहीं पे हम लोग कीन यांग को देखते हैं और इन दोनों का कॉम्बो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो आगे से कह रहा है इनके हिसाब से चले तो ये किसी दिन ठेला भी लगा लेंगे। वहीं पे एजेंट ने उसको भी काम पे लगा रहा था, ये अपने हाथों से आग निकाल सकता है ना, तो एजेंट ने इसे यहाँ पे मीट पकड़ा दिया था और कह दिया था कि सेको इसे। ये जो कियान से कहता है यार थोड़ा इतना धीरे काम करोगे तो फिर ठेले में मदद कैसे करोगे भाई, बर्तन भी तो धोने रहते हैं तुम्हें, तो मौजी से भी ज्यादा बेकार काम कर रहे हो। जिस पे कियान हाथों की रफ्तार बढ़ाते हुए कहता है कि सबर चाटो यार। जिसके बाद वो यहाँ पे पका के ये को सर्व करता है और वो भी पूछता है कि बढ़िया है ना, नमक वमक और ज्यादा डालूं कि मिर्च डाल के दूं। इस पे ये जो आगे से कहता है हाँ ठीक है ठीक है। वह पे कियान भी अब ये से कहता है क्या उसे भी मौका मिलेगा सैंडल के अंदर ट्रेनिंग करने का ताकि वो अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बना सके। वह पे से घूरते हुए कहता है इतनी जल्दबाजी किस लिए है भाई। इस पे कियानी आगे से कहता है लेकिन तुमने सेक्ट लीडर और बाकी लोगों को तो अंदर जाने दिया है पहले। जिसके बाद ये बड़े उससे कहता है, मतलब होता नहीं एकदम सख्तम चिंता दिखाते हुए कि तुम्हारी जान जा रही तो मैं मर रहा हूँ। ये येजुन से कहता है कि मुझे भी पावर चाहिए सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पे येजुन में से उससे कहता है रिलैक्स करो मौका आएगा तुम्हारे पास, अभी के लिए तुम मेरे पैर दबाओ। इस पे कियानिया का बहुत ज्यादा खून खोल जाता है। वो आगे से कहता है साले। लेकिन हम लोग मौजी को देखते हैं और मौजी इज लाइक लिटिल सिस्टर जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। वो यहाँ पे येजुन से कहती है कि इसे जाने दो ना, मैं इसके हिस्से का काम कर लूंगी।
चूहा है ना, जेंडर वाइज कंफ्यूजन। और क्योंकि ये जो यहाँ पे मौजी का कहना बिल्कुल भी नहीं डालता है, इसलिए वो यहाँ पे कियानिया को जाने देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे छोटे भाई ने बोला इसलिए अंदर जाने दे रहा हूँ, उसे शुक्रिया कहना ना भूलना। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो, ट्रेनिंग करने आना, मैं चला भाई खाना खाने। वहीं पे हम लोग कियानिया को देखते हैं जो मन के अंदर सोच रहा था कि बस समय आने दे, जैसा ही मैं सैंडल से बाहर निकला, अगर मैंने तुझे अपने सामने न झुकाया ना, मेरा नाम भी कियानिया नहीं। और ये भाई बहुत गंदा पीटेगा, एकदम गंदा पीटेगा ये। खैर इसके बाद कियानिया तो बड़ा गुनगुनाते हुए निकल जाता है और पीछे से ये जो अपने मन के अंदर सोच रहा था, देखो तो साले को कैसे तरसा जा रहा है बगावत के लिए। वो मन के अंदर सोचता है बेटा तुम कितने ही हाथ पैर मार लो मेरे, लेकिन चीट सिस्टम के सामने तुम टिक नहीं सकते, हमेशा झुक के ही रहोगे। खैर इसके बाद हम लोग मौजी को देखते हैं और उसने 50 न्यू फ्लेवर्स के यहाँ पे ड्रिंक्स बना दिए थे और वो साथ में ये पूछता है जेली डाल दूं मस्टर्ड इसके अंदर। इस पे ये जो उससे कहता है हाँ यार तुम कुछ भी डालो यार। इस पे मौजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो भी यहाँ पे ड्रिंक को लपेटने लगता है। वहीं पे ये जो आगे से कहता है कि दूसरे लोग बिल्ली पालते हैं और मैं चूहा पाल रहा हूँ, एकदम मजेदार। वहीं पे बिल्ली का नाम सुन के मौजी दोबारा घबरा जाता है और आगे से कहता है कहाँ है बिल्ली। जिस पे ये जो उससे कहता है कि यार तुम्हारी बॉडी कितना ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी है, तुम एक बिल्ली से 2 गुना ज्यादा बड़े और ऊपर से तुम्हारे अंदर यहाँ पे 10,000 छोटे रिया लंबी है, इसके बावजूद तुम एक बिल्ली से डरते हो। इस पे मौजी आगे से कहता है कि है तो वो चूहा ही ना, अब उसकी कोडिंग ही ऐसे की गई है तो क्या ही किया जा सकता है। जिस पे ये जो उससे कहता है कि तो फिर तुम सैंडलिंग के अंदर ट्रेन क्यों नहीं करते, बाहर के लिए वो सिर्फ 1 दिन के बराबर ही तो रहेगा और तुम्हारी ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी एकदम से स्काई रॉकेट कर जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन मौजी मना कर देता है, ये कहते हुए अगर वो सैंडल के अंदर चला जाएगा तो फिर उसे यहाँ पे 100 सालों तक ये जो उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो यहीं पे ही रहेगा, मस्त ड्रिंक पिएगा, खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। जिस पे ये जो आगे से कहता है ये हुई ना मेरी डिसेबल वाली बात, ना कि किसी दूसरे चरसे के मुकाबले जो सिर्फ पावर का भूखा है। और तभी ये जो नोटिस करता है कि यहाँ पे जो बाकी बीस्ट रहते हैं जो नासन सोल स्टेज पे रहते हैं, वो अपनी बॉडी को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं। और मौजी भी यहाँ पे नासन सोल लंबे है तो वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं लेता। जिसपे मौजी आगे से बताता है वो बस भूल गया भाई वो। जिसपे ये जो आगे से कहता है ट्राई तो करो, बीवी थोड़ी ना है जो भूल जाओगे। जिसपे मौजी को मजबूरन यहाँ पे ट्राई करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को यहाँ पे सेफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो लकीली वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसको देख के ये जोन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो भी हमारे तरीके नीचे से देख रहा था। लेकिन जैसे उसके फोकस यहाँ पे मुंडी के ऊपर जाता है तो जो बोबाटी वो लपेट रहा था वो मुंह से बाहर आ गिरती है और वो भी आगे से कहता है कि ये क्या है भाई, क्योंकि मौजी ने अपनी बॉडी को सेफ शिफ्ट तो कर लिया था लेकिन सिर्फ शरीर से, मुंडी से वो भी चूहा ही था। और मौजी बड़े उससे पूछती है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही क्या। जिसपे ये जोन आगे से कहता है अच्छी भयानक है भाई, बदल जाओ भाई जल्दी से। लेकिन मौजी आगे से मना करने लगती है, ये कहते हैं उसने इतनी ज्यादा मेहनत की वो थोड़ी ना बदलेगी अब। लेकिन जब वो यहाँ पे अपने सर को बदलने की कोशिश, मतलब ह्यूमन फॉर्म में लेने की कोशिश भी करती है तो भी वो नहीं कर पा रही थी। तो ये जो उससे कहता है तुम चूहे वाली फॉर्म में ही आ जाओ, वो ही मुझे चलेगा। जिसके लिए मौजी मान जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे पता नहीं खरगोश चिल्लाने लगती है। आधा घंटा बीत जाता है तब भी ये नहीं बदलती और ये जो आगे से चिल्लाते हुए कह रहा है बदलो भाई। तो मौजी बताती है कि वो ये भी भूल गई। जिस पे ये जो आगे से कहता है कि तुम मेढक तो नहीं हो। जिस पे मौजी आगे से कहती है कि वो पक्का प्रैक्टिस करेगी, अब तुम लोग आदत डाल लो, ये कुछ चैप्टर्स के लिए तुम्हें ऐसी ही दिखेगी। वहीं पे मौजी यहाँ पे ये से पूछती है कि उसको सर सहलाना है तो ये जो आगे से कहता है तुम मुझसे दूरी रहो जब तक बदल नहीं जाते, नहीं तो बेफालतू में एनिमल अब्यूज का केस लग जाएगा मेरे ऊपर। खैर इसके बाद वो तंदनाते हुए यहाँ पे अपना चेहरा देखने के लिए जाती है और कहती है कि चेहरा तो एकदम क्यूट सा ही है, इसमें कौन सी बुरी बात है। वो तो क्यूट सा है लेकिन नीचे का तो अजीब है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे कियानिया की बगावत को देखेंगे और कैसे देखेंगे उसको यहाँ पे कैसे गंदा पीटा जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। बाय बाय।